हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर इंजीनियर्स। तो दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में और ये है लेक्चर नंबर 2। ओके, तो जैसे कि यार आपने देखा होगा पहले लेक्चर में अपने थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें बेसिक कंसेप्ट और एक क्वेश्चन के थ्रू हमने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना भी सीखा था यार। तो आई होप आपने वीडियो देखी होगी और आपने अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया होगा। ओके, अब चलते हैं इस नए लेक्चर को, इसके कंटिन्यूटी में हम इसको स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनामिक्स के 2 लेक्चर आपके पास हो जाएंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन 2 लेक्चर में आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक मिल जाए और आपको कोई एक्स्ट्रा चीजें ना पढ़नी पड़े। ओके, सो कम टाइम में इसी तरीके से हमने ज्यादा चीजें सीखनी है यार। तो जल्दी कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, फिर इसके लास्ट एक छोटा सा टॉपिक जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेट करता है उसकी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यार आप सब लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, एकदम माइंड सेटअप आपने बना लिया होगा क्योंकि बस आपका एग्जाम आने वाला है। ओके दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बोला यार, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, उसमें गिवन इंफॉर्मेशन को नोट करना है और फिर अपने फंडे अप्लाई करने हैं जो हमने सीखे हैं। ओके, तो यार बिल्कुल क्वेश्चन को रीड करके आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे गिवन वैल्यूज क्या है। देखो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी दे रखी है अलोंग द पाथ CA, यानी CA इस रास्ते के थ्रू जब आप आओगे तो चेंज इन एनर्जी आपको दे रखी है, दैट इज -180 जूल। ये गिवन है क्वेश्चन में क्लियरली। एंड उसने बोला जो उसने गैस ने हीट एब्जॉर्ब किया है अलोंग द पाथ A to B, यानी जब वो A से B जाती है तो उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिया। आपको पता है जब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं मतलब हीट सप्लाई की गई होगी, ये मैंने बताया था। जब हीट रिजेक्ट होती है मतलब वो नेगेटिव होती है। इट मींस यहाँ पे क्या है, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब आप समझ जाना, ठीक है, टेंपरेचर कम हो रहा होगा। और यहाँ पे B to C पाथ में उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है, दैट इज 60 जूल एब्जॉर्ब किया, तो पॉजिटिव लेंगे। अगर रिजेक्ट करता तो ऑब्वियसली मैं इसको क्या लेना था, मैंने इसको नेगेटिव। अगर रिजेक्ट करता तो नेगेटिव, एब्जॉर्ब किया तो पॉजिटिव। सबसे पहले तो ये रीड कर लो, बाकी क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा यार, कोई टेंशन नहीं है। अप्रोच पकड़ो क्वेश्चन सॉल्व करने का, अप्रोच फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मैंने एक चीज आपको बेहतरीन बताई थी कि जब भी किसी न्यूमेरिकल में ग्राफिकल प्रॉब्लम में हीट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, गलती से अगर उसने हीट का नाम यूज किया तो भाई वो क्वेश्चन के मैक्सिमम चांस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सॉल्व होगा वो, यानी आपने यूज ही करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेफिनेटली। ओके, लेट्स सी नाउ। तेरे से पूछा गया है कि वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन अलोंग द पाथ A to B, B to C। तो भाई ये आपसे फाइंड करने के लिए बोला है, तो कैसे निकाल सकता हूं मैं, यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी वी कैन राइट यूजिंग फ्लोट। मैं इसको लिख रहा हूं फ्लोट। फ्लोट मींस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और नाउ सी फॉर द होल प्रोसेस यू कैन यूज इट, फॉर द होल प्रोसेस। अच्छा सर, क्या पूरे प्रोसेस के लिए यूज करना? नहीं, जरूरी नहीं है। आपने सबसे पहले यूज करना है, देखो, यूजिंग फ्लोट फॉर प्रोसेस A to B। पहले A to B आसान बनाते हैं, अपने कोडिंग कर लेते हैं, ज्यादा मजा आएगा। पहले A से B प्रोसेस के लिए यूज करो, तो A से B प्रोसेस के लिए हीट होगी A to B इक्वल टू इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा A to B प्लस वर्क डन होगा A to B। ज्यादा बेस्ट है ना हमारे लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे QAB। A to B में कितनी हीट्स दी है, 250, तो वी कैन राइट डायरेक्टली दिस इज 250। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि एब्जॉर्ब की गई है यार, और वो प्रोसेस जा रहा है A से B, तो B पे इंटरनल एनर्जी होगी UB एंड यहाँ पे होगी UA। नाउ यू कैन सी, सो चेंज आई है तो फाइनल माइनस इनिशियल, यू कैन राइट इट। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस वर्क डन, वो तो निकालना है बॉस। ओके गाइस, ओके गाइस, वो तो हमें कैलकुलेट करना है। तो दिस इज योर फर्स्ट लेसन, लेट्स सी, दिस इज योर फर्स्ट लेसन। And similarly, you can use first law of thermodynamics for the process B to C. Now use for, okay, process B to C. Okay, जब आप B to C अप्लाई करोगे तो QBC में कितनी सप्लाई हो रही है, इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना है B से C जाने पे, एंड वर्क डन कितना है B से C जाने पे। तो देखो ये तो आपको गिवन है, B to C गिवन है 60, कूल, दैट इज, और आप B से C जा रहे हो तो U at C minus U at B। लेट्स सी यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन होता है, ये हम सीख चुके हैं यार। अब आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं ये वर्क डन, ये तो मिसिंग है, ये तो हमें फाइंड करना है। नाउ सी, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तरीका अलग अलग हो सकता है भाई करने का। आप कंप्लीट प्रोसेस के लिए भी फ्लोट यूज कर सकते थे, बट हम ऐसे कर लेंगे तो क्या जा रहा है हमारा, हमने अपने कोडिंग करना है, हमने अपने कोडिंग कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। ओके, नाउ यू जस्ट ऐड दैट, लेट्स सी, अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करो, देखो ऐड करो, देखो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आप ऐड करो तो क्या होगा, 60 प्लस 250, 60 प्लस 250 इक्वल टू, ओके, जब इसको ऐड करोगे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे UB प्लस है, यहाँ पे माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, UC यहाँ बचेगा
यूसी यहाँ बचेगा माइनस यूए प्लस राइट वाले राइट में ऐड होंगे, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू आ जाएगा बी सी। नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली ये कितना हो गया आपको, ये कितना हो गया, दैट इज 60 को उसमें ऐड करो, 0 1 3 10 ओके, एंड हियर इज UC माइनस UA। अब आप देख सकते हो जब आप C से A जा रहे हो तो आप इसको ओपन करके कैसे लिखोगे, U मतलब आप C से A जा रहे हो तो C से A, तो फाइनल ये है, तो आप लिखोगे UA माइनस UC। रिमेंबर द पॉइंट, यहीं पे मिस्टेक हो सकती है, हमें चाहिए यहाँ पे UC माइनस UA, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं UC माइनस UA, तो भाई ये नेगेटिव सामने आगे इसको कैंसिल करेगा तो 180 हो जाएगा ना, तो हियर यू टू राइट डाउन 180 प्लस डब्ल्यू ए टू बी प्लस बी टू सी। आप देख सकते हो ए टू बी प्रोसेस का वर्क डन प्लस बी टू सी प्रोसेस का वर्क डन, और यही तो पूछा हमने ए से बी, बी से सी, तो इसको इधर लेके आओगा, तो 310 माइनस 180। नाउ दिस इज द वर्क डन ए टू बी प्लस बी टू सी। नाउ यू कैन राइट इट। सो यार इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आंसर आने वाला है आपका 130 ओके जूल, ये आएगा 130 जूल, यानी टोटल जो वर्क आ गया आपका ए से बी और बी से सी प्रोसेस के लिए वो आ गया, आप देख सकते हो 130 जूल। एंड दिस इज very clearly you can check out the options and this is your correct answer। तो important point क्या था कि how we can solve the problem by applying our concept जो हमने सीखे हैं, easily हमने करना है इसको, टेंशन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कैटेगरी ऐसी रहती है, बस वैल्यू चेंज होती रहती है दोस्तों। एक टाइप का क्वेश्चन जो ऑलरेडी गिवन है वो इस तरीके से आता है। अब लेट्स सी, अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में आपसे एफिशिएंसी पूछता कि इस साइकिल की ना एफिशिएंसी बताओ, काफी क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं, तो टेंशन नहीं है, देखो कैसे निकालेंगे। जब भी अगर आपसे एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछेगा तो जस्ट रिमेंबर एफिशिएंसी होती क्या है, आपको पता है, आउटपुट ओवर जो आपने उसको इनपुट दिया होगा, इनपुट कूल, आप ऐसे यूज करेंगे। अगर एफिशिएंसी पूछे तो यहीं पे बता देता हूँ, एडिशनल प्रॉब्लम की वजह में यही बता देता हूँ, आप अप्लाई कर सकते हो। तो यार आउटपुट का मतलब क्या है, पीवी इंडिकेटर डायग्राम में आउटपुट क्या मिलेगा, वर्क, ऑब्वियसली दिस इज योर वर्क, और इनपुट में क्या है, जो आपने हीट सप्लाई की होगी, हीट सप्लाई कहां करोगे आप, देखो ध्यान से, ए से बी, ए से बी एनर्जी क्या है, पॉजिटिव, बी से सी एनर्जी क्या है, पॉजिटिव, यानी ए से बी कौन सा प्रोसेस है, पीछे बढ़ाओ, आइसोबैरिक, चेक करो आइसोबैरिक है, तो आइसोबैरिक अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, इसका मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब आप देख सकते हो A से B जाने पे A पे वॉल्यूम कम है, B पे ज्यादा है, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब हीट सप्लाई की जाएगी, तो यहाँ पे जो हीट है वो सप्लाइड हीट होगी, इनपुट है ये, क्योंकि हम सप्लाई करते हैं तो इनपुट होता है। सिमिलरली अब देखो आप, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी गाइस, ओके। अब आप जा रहे हो B से C, तो B से C को अगर मैं नीचे इसको एक्सपेंड करूंगा, इसको नीचे मैं ड्रॉ करूंगा इस लाइन को, ओके। अगर बी से सी प्रोसेस को मैं नीचे ड्रॉ करता हूं तो ये परपेंडिकुलर वी पे है, मतलब ये वॉल्यूम कांस्टेंट लाइन है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू क्या बनेगा गाइस, एनआरटी। ओ अच्छा, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये पहले से ही कांस्टेंट है, पीज डायरेक्टली इक्वल टू टी, तो नीचे से ऊपर जाने पे मतलब बी से सी की तरफ जाने पे देखो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, देखो यहाँ पे प्रेशर कम है और सी पे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर को जा रहे हैं, तो ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, इट मींस टेंपरेचर इंक्रीज कर रहा है फाइनली, ओके। अगर टेंपरेचर इंक्रीज कर रहा है तभी पॉसिबल है जब हीट सप्लाई की जाएगी, ऑब्वियसली यार हीट सप्लाई करेंगे तभी तो टेंपरेचर बढ़ता है। खाना गर्म कर रहे हो आप, पानी गर्म कर रहे हो आप, है ना, खाना खा रहे हो आप, ये क्या है, टेंपरेचर इंक्रीज करता है जब हीट सप्लाई करते हैं, ओके। सो इसका मतलब यहाँ पे भी जो हीट दी जाएगी वो सप्लाइड हीट मानी जाएगी, इनपुट मानी जाएगी, ओके। QBC भी इनपुट मानी जाएगी, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, QAB, ये आपने पहचानना है प्रोसेस में कहाँ पे इनपुट दिया गया है, उस इनपुट को नेट निकाल लेना है और उससे डिवाइड कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर बन जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे सर, चूंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, अगर साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे वैल्यूज गिवन है तो वर्क निकाल लेना एरिया अंडर द कर्व मेथड से, अदरवाइज जैसे आपने अभी निकाला आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इंडिविजुअल प्रोसेस का वर्क डन निकाल देना,
टोटल वर्क डन आप निकाल सकते हो यहाँ पे, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल सप्लाइड एनर्जी। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। मतलब इस कैटेगरी में भी अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा तो देन यू कैन आल्सो सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, सो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है दोस्तों हमारे जेईई के एग्जाम के लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़िया तरीके से उसको ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने बड़े कैटेगरी का लिया है। मतलब जो क्वेश्चन में अभी मैंने एक एडिशनल कॉन्सेप्ट आपको बताया था, हाउ टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी एंड हाउ टू कैलकुलेट द हीट रिजेक्टेड इन द साइकिल, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द साइकिल, ये सारी डिस्कशन मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपसे करने वाला हूं। यू जस्ट रीड द प्रॉब्लम, जल्दी से आप पढ़ लो। अब आप होशियार होते जा रहे होंगे यार, अब आपको लग रहा होगा कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम करेंगे। एक्चुअली करना है बॉस, करना है। ओके, तो हमने यही सीखना है, हमारा यही टारगेट है इस पर्टिकुलर फ्री क्रैश कोर्स मैंने आपको दिया है। आपको ये एहसास कराना है कि आप किसी से कम नहीं हो यार। यू कैन डू इट मैन, यू कैन डू इट। ओके, बस आपने अपना माइंड मेकअप उस तरीके से करना है कि अपने एग्जाम को फोड़ के आना और मेहनत से बिना मन चुराए प्रैक्टिस करते रहना है बॉस, प्रैक्टिस करने का। ओके, एंड टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। ओके, फिल्मी डायलॉग तो आप जानते ही होंगे। ओके, तो यार देख लेते हैं क्वेश्चन में वेरी क्लियरली ये पूछा गया कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स। ओके, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स। इट मींस दैट, मतलब उसने बोला है हीट, व्हाट वी हैव टू फाइंड। उसने बोला है हीट, सबसे पहले फोकस करो क्या पूछा गया है, हीट extracted। okay, heat extracted from source, it means that, वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे। उसने बोला heat extracted from the source, इसका मतलब जो हीट वो सोर्स से लेगा। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल डलाते हैं ना गाड़ी में, तो यार गाड़ी चला रहे हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो जो उसका इंजन है वो पेट्रोल ले रहा है ना, वो फ्यूल खर्च कर रहा है ना, तो एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना। वो जब तक जाएगा नहीं टैंक से, वो मूव नहीं करेगा जब तक फ्यूल, तब तक गाड़ी चलेगी नहीं, उसमें फ्लेम जनरेट नहीं होगी। मतलब हीट जब एक्सट्रैक्ट सोर्स से की जाए, सोर्स से हीट को लिया जाए, इट मींस वो इनपुट की बात कर रहा है। इट मींस वो किसकी बात कर रहा है दोस्तों, इनपुट की बात कर रहा है, सप्लाई करने की बात कर रहा है। इट मींस वो सप्लाई करने की बात कर रहा है, रिजेक्ट करने की नहीं। क्योंकि हीट लेना मतलब सप्लाई करना, एक्सट्रैक्ट करना मतलब उसको सप्लाई कर रहे हो आप। मतलब आपको देखना पड़ेगा कहां कहां पे हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। देखो ए से बी जाओ, अगर आप ए से बी जा रहे हो, ए से बी, तो ए से बी जाने पे प्रेशर पी नोट से 2 पी नोट हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अभी बताया था मैंने, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर भी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा होगा। मतलब यहाँ हीट सप्लाई की जा रही है, ए से बी में हीट सप्लाई की जा रही है। ओके, सोर्स यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहा है, सोर्स से हीट को निकाल के यहाँ सप्लाई किया गया है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, और यही तो हमारा मेन मोटो होता है, क्योंकि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, ये आप सबको पता है। फिर हमने देखा बी से सी देखते हैं। सर बी से सी जाने पे प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन बी पे वॉल्यूम इतना है और सी पे वॉल्यूम 2v है, तो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो बी से सी जाने पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। मैंने बताया था पीवी इक्वल टू एनआरटी। ओके, उत्तरी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे भी हीट सप्लाई की जा रही है, यानी बी से सी पे भी हीट सप्लाई की जा रही है। मतलब सोर्स से हीट निकाल के दो प्रोसेस में हीट को सप्लाई किया गया है। सर सी से डी, सी से डी देखो, अगर सी से आप डी आओगे, नीचे आ रहे हो, तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज तो टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब हीट को रिजेक्ट किया जा रहा है, लॉस हो रही होगी। तो दिस इज नॉट अ रिक्वायर्ड प्रोसेस, दिस इज आल्सो नॉट अ रिक्वायर्ड प्रोसेस, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। सो यहाँ केवल हीट आपकी ऐड की जाएगी, यहाँ हीट रिजेक्ट होगी दोस्तों, याद रखना। ओके, सो टोटल हीट यू हैव टू सप्लाइड इन दिस प्रोसेस, वही आपसे पूछा गया है, in the process AB plus in the process BC. This is the way to solve the problem. दूसरा तरीका भी हो सकता है obviously, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट हम इससे करेंगे ना, अपने अकॉर्डिंग करेंगे ना, ज्यादा मजा आएगा। सो हाउ वी कैन सॉल्व, QAB को चेक करो, QAB A से B तक जाओ, तो A से B वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हीट को क्या लिखते थे आप, NCV डेल्टा T, याद करो वो जमाना, प्लस बी से सी क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, हियर इज द प्रेशर कांस्टेंट, याद करो NCP डेल्टा T, और यार सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा बॉस। किसका वेट कर रहे हो यार, है ना, यू जस्ट पुट द वैल्यूज। ओके, N डेल्टा T इनटू CV, याद करो CV का फॉर्मूला अब काम आएगा, यही होता था, याद करो, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में, रिमेंबर, यू रिमेंबर दिस। ओके, सब कुछ आपके यूज होने वाला है, सारी चीजें, प्लस N डेल्टा T, याद करो CP का फॉर्मूला, CP का फॉर्मूला क्या निकल के आया था बॉस,
ये आया था R1 प्लस F/2। चेक करेंगे आप गाइस। अब हमने क्या करना है, जो हमें ऑप्शंस गिवन है वो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में, बट वी हैव टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। सबसे पहले आप इसको देखो, ये किसकी वैल्यू है, ये है आपकी AB, यानी AB प्रोसेस के लिए जो हीट सप्लाई की जा रही है AB। तो A पॉइंट पे वॉल्यूम इनिशियल क्या है P0, सॉरी प्रेशर P0, वॉल्यूम क्या है V0। तो nRT आपको पता है, nRT को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे आपको पता है PV इक्वल टू nRT, ठीक है। अगर आपको इसको रिप्लेस करना है टर्म को, तो P1 V1 इनिशियल टर्म से हम रिप्लेस करेंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे P1 V1, यहाँ पे बचेगा F/2 प्लस कौन से प्रोसेस के लिए है ये, AB प्रोसेस के लिए। ध्यान रखना है बॉस, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बॉस। यहाँ पे आ जाओ इधर nR डेल्टा T, ये आगे इसमें क्या लिख सकता हूं मैं P1 V1 इंटू 1 प्लस F/2, ये किस प्रोसेस के लिए है बॉस, ये आपका B से C प्रोसेस के लिए है। बस पुट कर दो वैल्यूज, अपने आप आंसर बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है बॉस, ठीक है, आंसर बन जाएगा। तो P1 V1 देखो है ना, AB प्रोसेस के लिए इनिशियल प्रेशर P0 V0 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटोमी की 3/2 प्लस हो गया। अब इसको देखो P1 V1, B से चल रहा है C, तो B पे प्रेशर कितना है 2P0, वॉल्यूम कितना है V0 ऑब्वियसली, इंटू 1 प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2, ऑब्वियसली मोनोटोमी गैस है ना बॉस। अब आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से P0 V0 कॉमन आ रहा है, और मेरे ख्याल से अंदर बचेगा 3/2 प्लस 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 प्लस, व्हाट इज दैट, दिस इज P0 V0, और यहाँ पे आ जाएगा 2 P0 देखे मैंने बाहर इंटू 2 2 3 2 2 5/2 है, सो ये हो गया कैंसिल। तो ये बच गया आपके पास P0 V0 इंटू 3/2 प्लस 5। ओके, एलसीएम लो उसका, 2 इंटू 5 10 13 P0 V0 by 2. This is the final answer, and this is the total heat extracted from the source actually this question. तो अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट जो आपने सीखे थे उसी पे डिपेंडेंट है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑफ जेईई मेंस। ओके गाइस, बढ़िया से आपने सीखना, बढ़िया से आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करने सीखने हैं और अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, अब यार एक चीज इसमें मैं और बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, अगर इसमें एफिशिएंसी पूछी जाती, अगर आपसे एफिशिएंसी पूछी जाती कि भाई एफिशिएंसी बताओ इस साइकिल की, तो क्या करके आओगे आप, मैंने बोला था आपको एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट ओवर ओके इनपुट। इनपुट क्या देना है आपने, दिस इज इनपुट ऑब्वियसली। तो भाई कैसे निकालेंगे, आउटपुट का मतलब टोटल वर्क जो आउटपुट में मिल रहा है, इसका वर्क निकाल लो, एरिया निकालो। साइकिल का एरिया क्या होगा, इसका रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है P0 से 2P0, इन दोनों का डिफरेंस होगा P0, और ये है ब्रेथ इसकी V0 से 2V0, यानी P0 V0। तो दिस इज P0 V0, और टोटल इनपुट कितना है, जो टोटल हीट सप्लाई की गई होगी वो कितनी आई है, ये देखो यहाँ पे 13 P0 V0 by 2, ये कैंसिल, ये जाएगी 2/13, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपका आ जाएगा 15.4% के आसपास। आप चेक कर सकते हैं, दिस इज नियर बाय 15.4%। ये परसेंटेज आएगी, एफिशिएंसी आएगी साइकिल की, जो आपको यहाँ पे गिवन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा भाई कर लेना बढ़िया तरीके से, टेंशन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आप फोड़ के आओगे बढ़िया तरीके से। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसका एक फाइनल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, एंड देन लेक्चर नंबर 2 आपका एंड हो जाएगा। इतना आप थर्मोडायनेमिक्स में अगर करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यार, कम से कम इतने कम टाइम में तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। आप समझ जाएंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ओके, बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, और हम ग्राफिकल एक मेथड सीख लेते हैं, यानी ग्राफ कन्वर्जन कैसे करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ग्राफ गिवन होता है, उस ग्राफ से दूसरा ग्राफ हमें ड्रॉ करना होता है, बनाना होता है। तो जल्दी से मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको उसको समझा देता हूँ, और बढ़िया तरीके से आपने उसको समझना और सॉल्व करके आगे उस टाइप की प्रॉब्लम। लास्ट में फिर हम बात करेंगे हीट इंजन एंड रेफरेंस रेट, छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, क्यूट सा टॉपिक है एक्चुअली, तो उससे कोई भी क्वेश्चन आता है वो गलत नहीं होना चाहिए, तो जल्दी से उसको देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। तो यार कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके के कंसेप्ट आपको मिलेंगे कि आपको इंडिकेटर डायग्राम, जो पीवी डायग्राम होता है, अगर वो नहीं गिवन है तो आपको अदर कोई डायग्राम गिवन है, लेट्स से आपको पीटी डायग्राम गिवन है, यू जस्ट रिमेंबर लेट्स से पीटी। तो अगर पीटी है, देखो दो वेरिएबल ऑलरेडी गिवन है, पी है और
टी है, नो प्रॉब्लम। तो यार थर्ड वेरिएबल कहाँ है, v कहाँ है, इट मींस वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट थर्ड डायग्राम जो यहाँ पे मिसिंग है। क्यों, काय को, क्योंकि पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, ये तो कांस्टेंट है। पी और टी में आप ग्राफ बना रहे हो तो किसका बनेगा, जो यहाँ मिसिंग है, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, v का बनेगा। तो यार सर कैसे बनेगा, दैट ग्राफ विल ऑलवेज पास थ्रू द ओरिजिन, यानी ये जो ग्राफ है ये हमेशा ओरिजिन से पास होना चाहिए बॉस। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कांस्टेंट, ये आपके पास यहाँ पे दिख रहा है पी और टी का ग्राफ है, मतलब v कांस्टेंट है यहाँ पे, तभी v गायब है, यानी v is directly proportional to t ऑब्वियसली। मतलब अल्टीमेटली अगर pt ग्राफ आप बना रहे हो वो आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ है, मतलब ये जो लाइन है इसका हर पॉइंट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, मतलब ये आइसोकोरिक का ग्राफ है। वहां पे मैंने नहीं बताया था बट यहाँ पे इंडिविजुअल तीन ग्राफ तीनों में आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ऑब्वियसली यार ये लाइन हमेशा, चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर आप इसको y एक्सिस पे बना रहे हो और इसको आप x एक्सिस पे बना रहे हो तो इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव भी है और इसका जो इंटरसेप्ट है वो 0 है, आप देख सकते हो। तो ये ओरिजिन से पास होगा। कोई भी ग्राफ अगर पीटी है और वो ओरिजिन से पास हो रहा है, डेफिनेटली वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, बस ये याद रखना। मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब इसकी जो स्लोप है हर पॉइंट के लिए वो कांस्टेंट होने वाली है, यानी इसका जो थीटा है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। स्लोप क्या रहेगी आप देख सकते हो, कांस्टेंट। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको इमेजिन कर सकते हो, इसके बारे में बात कर सकते हो, मतलब स्लोप कांस्टेंट, मतलब इसका वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ओके, बट इसके अकॉर्डिंग हम इनका वेरिएशन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यार ये बात बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई भी लाइन, जैसे पीटी ग्राफ आप बना रहे हो, कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, पीछे एक्सटेंड करने से डायरेक्ट हो रही है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट का ग्राफ है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट है। बस इतना सा मैं कहना चाहता हूँ। और अगर ये प्रोसेस यहाँ पे VT है, लेट्स सी अगर ये VT होगा, लेट्स सी VT, तो यार प्रेशर गायब है, मींस ये प्रेशर कांस्टेंट का ग्राफ होगा डेफिनेटली। तो वो भी कहां से पास होना चाहिए, ओरिजिन से, है ना, ये भी ओरिजिन, मतलब एरो ऊपर को लग रहा है, एरो देख लो आप, ये प्रोसेस के बारे में बता रहा है, तो ये पूरी की पूरी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मतलब इसके हर पॉइंट का प्रेशर होने वाला है कांस्टेंट। अच्छा सर ये बातें हम क्यों कर रहे हैं भाई, जरूरी है, अभी बताऊंगा क्यों जरूरी है। ओके, जेईई में क्वेश्चन किस टाइप के आता है, जितने भी फंडामेंटल बेसिक आपके क्लियर होंगे उतना मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन क्रैक करने में। ओके, सो क्या करना है, तो यार सर ये तो बिल्कुल डायरेक्ट है। यार सर अगर वो पीटी है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वीटी है, ऑब्वियसली जो मिसिंग वेरिएबल है वो प्रेशर है, वो कांस्टेंट है। कहानी में ट्विस्ट आ जाता है बॉस, कब, अगर उसने बोला कि सर अगर पीवी डायग्राम ही हुआ तो, अगर वो पीवी डायग्राम हुआ तो भाई आपको पता है, और वो ना तो परपेंडिकुलर टू प्रेशर हुआ ना परपेंडिकुलर टू वॉल्यूम हुआ, मतलब ना तो आइसोबैरिक ना आइसोकोरिक, वो लाइन कुछ ऐसे हो गई, देन व्हाट is the condition now? This is important situation, actually very important situation. Okay, now you can see here, अगर एक प्रोसेस ऐसे आ रहा है, वो A पॉइंट से चलता है और वो B पॉइंट तक आता है, now you can see, है ना। तो ये क्या बताना चाहोगे आप, A से नीचे आने पे क्या हो रहा है, देखो आप देख सकते हो, A से नीचे आने पे प्रेशर कम हो रहा है और इधर जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन ये कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है। सो वी कांट से कि हियर इज द टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। ये पीवी डायग्राम जरूर है बट ये टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो ये कर्व बनता। ओके, आपको पता है ये कर्व बनता, आइसोथर्मल होता फिर ये। तो यार सर अब क्या करेंगे, अब वी हैव टू रिलेट, वी हैव टू रिलेट दिस प्रोसेस, की हमने एक कंडीशन बनानी है, एक प्रोसेस बनाना है। पीवी यहाँ पे जो आपके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है, नेचर ऑफ द ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, नॉट कर्व, कर्व होता पक्का आइसोथर्मल होता है, हम टेम्परेचर कांस्टेंट करके आते हैं, बट क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो क्या करना है, तो भाई क्वेश्चन बढ़िया बन गया। मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो वेरिएबल है। ओके, वो वेरी कर रहा है, यू हैव टू रिमेंबर, वो वेरी कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो याद करो अपनी मैथमेटिक्स, ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कैसी है, अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो स्लोप कैसी है इसकी, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो वी कैन से स्लोप इज नेगेटिव। ओके, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो कहां इंटरसेक्ट कर रहा होगा ये, अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा आप एक्सटेंड करो, ओके एक्सटेंड करो अगर आप इस ग्राफ को, तो आप चेक करेंगे, मैं यहां पे लिखूंगा इसको, तो ये ग्राफ पीछे एक्सटेंड होके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ पे कोई प्रेशर है P0 और यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, V एक्सिस पे, दैट इज
वी नॉट। तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी जिसकी स्लोप नेगेटिव है, बताया ना बॉस, कर लेंगे ना, टेंशन नहीं है। तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे, y इक्वल टू नेगेटिव स्लोप है तो माइनस mx और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो प्लस c। y का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, प्रेशर। यू जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन, ओके, माइनस ये स्लोप, स्लोप आप निकालोगे, स्लोप आप निकालोगे तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर यहां से यहां तक क्या है, दिस इज पी नॉट और बेस पे क्या है, दैट इज वी नॉट। ऑलरेडी मैंने स्लोप नेगेटिव ले रखी है, वो एक्स का काम कौन कर रहा है, वी प्लस इंटरसेप्ट कितना है, पी नॉट। नाउ यू कैन सी ये आपका रिलेशन आ चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट। तो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में रिलेशनशिप आ चुकी है और हमें पता है ये प्रेशर और वॉल्यूम की लाइन की इक्वेशन बना दी हमने ग्राफ को देख के, एंड हमें क्लियर पता है क्योंकि दिस इज नॉट अ कर्व, सो दिस इज नॉट अ आइसोथर्मल प्रोसेस, सो दैट्स व्हाई ये स्ट्रेट लाइन है। तो कुछ तो हो रहा होगा यहाँ पे, वी हैव टू डिफाइन नाउ। अगर यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, ये करोड़ों का सवाल बन चुका है, टेम्परेचर यहाँ वेरी कर रहा है तो वो डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, यू हैव टू डिफाइन नाउ। इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस। ये चल क्या रहा है, टेम्परेचर वेरी किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, ये हमने यहां से निकालना है। सो कैसे निकाल सकता हूं मैं यहां से, देख याद कर दोस्त, याद कर, यहां पे अब आपको टेम्परेचर का फंक्शन बनाना पड़ेगा टेम्परेचर के नेचर को डिफाइन करने के लिए। सो आपके पास एक ब्रह्मास्त्र इक्वेशन है, PV इक्वल टू nRT, ओके। सो यू कैन राइट PV इक्वल टू nRT। तो P की जगह पर लिख सकता हूं nRT बाय V। नाउ चेक इट आउट मैन, ओके। तो P को रिप्लेस करो यहां से, तो आप लिखोगे nRT बाय V इक्वल टू माइनस P नॉट V नॉट V प्लस P नॉट। T निकाल लो, बाकी सब इधर भेजे रहो। तो T आपके पास आ जाएगा, लेट्स सी नाउ, V का ऊपर मल्टीप्लाई nR का नीचे, तो ये देखो माइनस P नॉट V स्क्वायर बाय nR V नॉट, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका नीचे जाएगा और यहाँ पे आएगा प्लस P नॉट V बाय nR। मेरे ख्याल से ये इस तरीके का रिलेशन बन चुका है और बहुत क्लियरली आप इस रिलेशन को यार देख सकते हो। यहाँ पे V को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। इट मींस टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ हियर, टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। टेम्परेचर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अब चेंज हो रहा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, वो तो ग्राफ से दिख रहा था, ये हमने प्रूव भी कर दिया है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बट हमें नेचर बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे बॉस, यही तो मेन पॉइंट है, कैसे बताना है। यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर अगर आपसे ये भी पूछ लेगा अगर इंक्रीज कर रहा है तो बताओ उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, डिक्रीज कर रहा है तो बताओ उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। सो हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यार जब भी हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं हमने कोई फंक्शन, इसका वेरिएशन हमें बताना है कि भाई वेरिएशन क्या हो रहा है। भाई इस तरीके से आप समझ सकते हो यार, यहाँ पे है ना, तो वेरिएशन क्या हो रहा है उसको वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यू जस्ट कैलकुलेट, ओके। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट, तो यार ग्राफ देखो इसका, v की पावर मैक्स 2 है तो पैराबोलिक ग्राफ है, इतना तो क्लियर है कि ये पैराबोलिक टाइप का एक ग्राफ बन रहा होगा। मतलब आप अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे, t है और इधर है वर्सेस v, ठीक है। तो स्लोप क्योंकि मैक्स पावर इसकी 2 है, अगर आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाओ स्लोप इसकी नेगेटिव आएगी, आप चेक कर सकते हो, स्लोप नेगेटिव और कर्व बनेगा तो कुछ इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो क्या हो रहा होगा, देखो क्या हो रहा होगा, पहले ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे फिर मैक्सिमम हो गया, फिर ये डिक्रीज कर रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये कोई पॉइंट है जहां पे टेम्परेचर आपका मैक्सिमम होने वाला है, मतलब ना तो ये इंक्रीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस, ना ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज भी कर रहा है, ये डिक्रीज भी कर रहा है। अब जब इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम होगा डेफिनेटली। तो नेचर ऑफ द टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस एंड यहाँ पे बिकम्स मैक्सिमम। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरेटिकली भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकली भी पूछा जा सकता है बॉस, ठीक है। तो वी हैव टू कैलकुलेट दैट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ दैट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम की वैल्यू मैंने निकाल दी है यहाँ पे, जहां पे वो मैक्सिमम हो रहा होगा टेम्परेचर, और मैक्सिमम करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा dt ओवर dv। डेरिवेटिव निकालो उसका विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, यू जस्ट पुट इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट द क्रिटिकल वॉल्यूम पॉइंट। वहां से यहाँ पे पुट कर देना, टेम्परेचर की मैक्स वैल्यू आपके पास आ जाएगी, व्हाटएवर जो भी होगी। यार मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हाउ यू कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम विद इन शॉर्ट टाइम। नेचर क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नेचर क्या था वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, तो आप चेक करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे को लिख के बताएंगे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ओके। और मैंने डीपीपी डाल दिया दोस्त, डीपीपी आप चेक करेंगे, उसमें क्वेश्चन है उस टाइप का, तो आप सॉल्व करेंगे बढ़िया से, तोड़ेंगे, ओके। ओके दोस्तों, मैं समझाने वाला हूँ आपको बढ़िया सा एक
कॉन्सेप्ट ग्राफ कन्वर्जन का। ओके, एक ग्राफ आपको गिवन होगा, उसकी हेल्प से दूसरा ग्राफ आपको बनाना होगा। इस टाइप पे अगर क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स आपको फ्री के मिलने वाले हैं बॉस, तो चांस काफी रहते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। ओके, और जल्दी से उड़ाते हैं इसको। एक क्वेश्चन आपने बड़े से समझना है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, प्रैक्टिस कर लेंगे, एक से ही क्लियर हो जाएगा यार फंडा। ओके, सो लेट्स सी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। आपको एक डायग्राम दे रखा है, लेट्स सी पीटी डायग्राम। ओके, पीटी ग्राफ आपको ऑलरेडी गिवन है, दिस इज गिवन, एंड व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ कन्वर्जन। ओके, तो यार कुछ इस तरीके से मैं मान के चल रहा हूं कि इस तरीके से आपको वो ग्राफ गिवन है, समथिंग लाइक दैट। ओके, इस तरीके से ग्राफ गिवन है और ये प्रोसेस ऐसे चल रहा है। तो यहां से स्टार्ट हुआ ए से, फिर वो गया बी, फिर वो गया सी, और वापस वो आ गया ए। ये गिवन ग्राफ है, दिस इज गिवन। लेट्स सी क्वेश्चन में ये आपको गिवन है एंड यू हैव टू ड्रॉ वीटी ग्राफ या पीवी ग्राफ। मतलब पीटी दे रखा है तो ऑब्वियसली या तो वीटी पूछेगा, पीवी पूछेगा, ऑब्वियसली, है ना। तो ये हमें ड्रॉ करना होगा, ये पर्टिकुलर ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करना है भाई? बढ़िया तरीके से यू हैव टू यूज द पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन। जिस बंदे को उसका यूज करना आता है भाई, वो डेफिनेटली आसानी से ग्राफ को डील कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। एनी प्रॉब्लम? ओके, तो देखते हैं कैसे ड्रॉ करना है। तो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, तो लेट्स सी। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? देखो, यहां से इसका ओरिजिन है, यहीं से एक लाइन एक्सटेंड करो। ओके, फिर जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहां से एक लाइन एक्सटेंड कर दो, फिर जहां से एंड हो रहा है वहां से एक लाइन एक्सटेंड कर दो। इसी रीजन में कहीं ना कहीं हमारा ग्राफ बनेगा और हम इसी तरीके से ट्राई करेंगे। थोड़ा आसान होगा ना हमारे लिए। तो यार यहाँ पे चूंकि मैंने सबसे पहले ड्रॉ करना है वीटी ग्राफ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा टी और वी वाई एक्सिस पे, यहाँ पे लिखने वाला हूं मैं, दैट इज योर वी, एंड वी हैव टू ड्रॉ वीटी ग्राफ नाउ बाय यूजिंग दिस गिवन पीटी ग्राफ। ओके, अब बढ़िया आसान तरीका क्या होता है? इंडिविजुअल प्रोसेस को पकड़ लो। सबसे पहले देखेंगे ए से बी, कूल, ए से बी। तो यार ए से बी क्या हो रहा है? बस दो चीजें देखनी होती है, क्या चीज कांस्टेंट है और क्या इंक्रीज कर रही है, बस ये देखना है। एंड देन यूज पीवी इक्वल टू एनआरटी टू फाइंड द वैल्यू। ओके, तो यार ए से बी प्रोसेस को पहचानो। ए से बी जो प्रोसेस है टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि ये लाइन इस टेम्परेचर वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये तो हो गया कांस्टेंट। और ए से बी की तरफ जाने पे, नीचे से ऊपर जाने पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा ना। और आप वॉल्यूम का ही तो ग्राफ बना रहे हो, टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है। ए से बी के लिए ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है कि वॉल्यूम डिक्रीज करे। क्लियर हुआ होगा आपको? क्यों? क्योंकि पीवी इक्वल टू क्या है? एनआरटी, टी कांस्टेंट है इस प्रोसेस में। तो यार देख सकते हो ना, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ए से बी की बात कर रहा हूं मैं, केवल इंडिविजुअल। तो मैंने वी को क्या करना है? डिक्रीज करना है। टेम्परेचर को कांस्टेंट है, तो भाई ऐसी लाइन ही बनेगी ना। देखो आप नीचे को आना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए पॉइंट अब ए होगा और ये पॉइंट मेरे लिए बी होगा। नीचे को आने पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और ये लाइन टेम्परेचर पे कांस्टेंट है, देख लो परपेंडिकुलर है ना, इसीलिए। अब आ जाओ बी से सी, आराम से देखो कांस्टेंट क्या है। बी से सी जो लाइन है, अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं, प्रेशर पे परपेंडिकुलर है, मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट करना है। ओके, और बी से सी की तरफ जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। आप चेक करो, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा ना, वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा ना। तो बी से सी जाने पे प्रेशर को कांस्टेंट कैसे करोगे? अभी बताया था मैंने, वीटी ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट कब होगा? जब लाइन ओरिजिन से पास होगी। तो पक्का लाइन ओरिजिन से पास होगी, लेकिन स्टार्ट तो बी से ही करना है। तो बी से सी की तरफ टेम्परेचर को बढ़ाना है, कूल, प्रेशर कांस्टेंट करना है, और टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये लाइन डेफिनेटली ऊपर ही जाएगी दोस्तों, ऐसे आप चेक कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाएगी तो ये लाइन क्या बता रही है? क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है, वीटी ग्राफ है, तो पी कांस्टेंट का ग्राफ है। और देखो बी पे वॉल्यूम यहाँ पे है और यहाँ पे वॉल्यूम आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट से ज्यादा होगा, और नीचे से ऊपर जाने पे टेम्परेचर भी इधर ज्यादा है और इधर जाने पे, ऊपर जाने पे वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। सी से ए प्रोसेस को डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट प्रोसेस आपको यहाँ मिल जाएगा। आपने दो प्रोसेस बनाने इनिशियली, ए से बी, बी से सी, देन यू जस्ट ज्वाइन, क्योंकि सारी प्रोसेस है सी से ए डायरेक्टली। तो बस मेन फोकस आपने करना है ए से बी पे और देन बी से सी पे, सिंपल। अच्छा, मैंने यही ऐसे ही क्यों बनाया? क्योंकि मैंने आपको बताया था बी से सी पे प्रेशर कांस्टेंट है, ये वीटी ग्राफ है, तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो ओरिजिन से पास हो। फिर ये देखो नीचे को आएगी या ऊपर को जाएगी? भाई नीचे को अगर मैं इधर लेके आता
तो यार यहाँ से देखो वॉल्यूम यहाँ होता है और यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाता है, जबकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। और इधर आने पे यहाँ पे टेम्परेचर ये होता है, यहाँ पे टेम्परेचर देखो ओरिजिन के पास आ रहे हो कम हो रहा है, इसका मतलब इधर तो ग्राफ नहीं बनेगा डेफिनेटली। तो ग्राफ किधर गया, दिस साइड। तो ये होल्ड कर रहा है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। बाकी इसको आप डायरेक्ट ज्वाइन कर दो, आपका प्रोसेस बन चुका है। सो दिस इज द प्रोसेस टू ड्रॉ द ग्राफ, मींस ग्राफ कन्वर्जन आप इस तरीके से कर सकते हो यार। एक बार सीख लो बस, फंडा क्या है, ट्रिक क्या है, दो प्रोसेस का बनाओ, साइकिल अगर कंप्लीट है और तीसरे प्रोसेस को डायरेक्ट ज्वाइन कर दो, देखना क्या होता है, क्या कांस्टेंट है, उसकी वजह से क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है। यूज पीवी इक्वल टू एनआरटी, ओके, देन यू जस्ट ड्रॉ द ग्राफ वेरी करेक्टली। ओके गाइस, तो यार इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर आए तो आप कर सकते हो, आप ट्राई करना पीवी, इसी से पीवी डायग्राम बनाने की ट्राई करना। ओके, कुछ भी ग्राफ गिवन हो, कैसा भी, किसी भी फॉर्म में हो, सॉल्व करने का तरीका यही है, इंडिविजुअल प्रोसेस को पकड़ना है। ओके, अब लास्ट कांसेप्ट में यहाँ पे डिस्कस करूंगा दोस्तों, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर का छोटा सा प्यारा सा एक क्वेश्चन डील करेंगे उसका, फिर आप एंजॉय करोगे इस पूरी यूनिट को, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, लेट्स सी। ओके गाइस, सो बात करते हैं हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर की, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेट करते हैं यार। ओके, बस इनकी डिस्कशन करते हैं, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं वो मैं बता देता हूँ, आप क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो यार, इसकी डोंट वरी अबाउट दैट, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है और आप इसके क्वेश्चन खुद भी ट्राई करके आ सकते हैं बढ़िया से। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा डीपीपी में, आप उनको ट्राई कर लेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है। हीट इंजन की अब आपको जैसे बहुत क्लियर है कि ये हीट इंजन है, मतलब ये एक ऐसा इंजन है, ऐसा इंजन है ये जो हीट का यूज करके चलता है। ओके, हीट इसका खाना है, हीट इसका फ्यूल है। ओके, ऐसा इंजन है ये। तो यार इसकी हम बात करने वाले हैं। तो ये इंजन, जितने भी दुनिया में सारे इंजन जो हीट इंजन होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं कार्नोट इंजन पे। कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन माना गया है। ओके, ये माना गया है कि उस इंजन से ज्यादा फर्दर किसी इंजन की एफिशिएंसी नहीं हो सकती है। सो वी हैव टू कंपेयर ऑल द हीट इंजन्स विद दैट कार्नोट इंजन। और कार्नोट इंजन कार्नोट साइकिल पे काम करता है और ये आइडियल इंजन माना गया है। ये तो आपको पहले से थ्योरी में आपने पढ़ रखा होगा, टेंशन नहीं है। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी हमेशा 1 - T2 ओवर T1 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। T2 यहाँ पे हमेशा लोअर टेम्परेचर के लिए यूज होगा, ये आप याद रखेंगे दोस्तों, लोअर टेम्परेचर। और T1 हमेशा यहाँ पे हायर टेम्परेचर के लिए यूज होगा। और ये सारे की सारी वैल्यूज केल्विन में लेनी है, ये भी याद रखना है। कम ऑन, केल्विन में, ये छोटी छोटी बातें हैं, मतलब टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये है। अब ये आइडियल इंजन माना गया, तो ऑब्वियसली आइडियल माना गया तो इसकी एफिशिएंसी किसी अदर इंजन की इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये यहाँ पे एजम्पशन है, ये यहाँ पे एक बेस बनाया गया है, ठीक है। तो हीट इंजन को हीट सप्लाई करनी पड़ेगी और उसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, फिर हमें फिर उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करेगा, फ्लोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे भी काम करेगा। कार्नोट इंजन 4 प्रोसेस को फॉलो करता है। ओके, वो आपको पता होना चाहिए, कार्नोट साइकिल जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कार्नोट साइकिल, यानी इसका जो इंडिकेटर डायग्राम है, पीवी डायग्राम, जब आप बनाओगे तो पहले आएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर आएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इस तरीके से इसकी साइकिल बन जाती है, कुछ समथिंग लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे आएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। 4 प्रोसेस को फॉलो करता है, मतलब ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं दोस्तों हीट इंजन, तो हाउ वी कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट इंजन। लेट्स सी, हमारे पास एक सोर्स है ना। सोर्स आपको पता ही है जो हीट सप्लाई करेगा, और सोर्स में जो भी एनर्जी होगी वो हाई टेम्परेचर पे होगी। मैंने बोला आपको T1 हमेशा हाई टेम्परेचर के लिए यूज किया जाएगा, तो एनर्जी सप्लाई करेगा। तो ये जब ये एनर्जी सप्लाई करेगा तो यहाँ पे हमने हीट इंजन ले लिया है, ठीक है, ये हीट इंजन है लेट्स सी। तो जब इसको ये एनर्जी सप्लाई करेगा लेट्स सी Q1, तो इसको मानेंगे इनपुट। ओके, मैंने आपको बताया था इनपुट मतलब एनर्जी सप्लाइड है ये। ओके, एनर्जी सप्लाई की जा रही है, सोर्स से एक्सट्रैक्ट की जा रही है, इसको दी जा रही है, तो इनपुट का काम करेगी, सप्लाइड एनर्जी है। तो इंजन इसको लेगा, खाएगा और चलेगा, और चलने पे हमें क्या देगा, आउटपुट। कम ऑन गाइस, क्या देगा, आउटपुट। और आउटपुट में क्या होता है, वर्क होता है ना। तो कुछ एनर्जी जो बनेगी वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, और रिजेक्ट होने के लिए हम उसको एक रिजर्वायर जिसको हम सिंक कहते हैं, सिंक में यूज करेंगे लोअर टेम्परेचर पे। ओके, स्टोर कर ली जाएगी लोअर टेम्परेचर पे, फिर उसका रीयूज कर सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है दैट इज Q2, इसको बोलते हैं रिजेक्टेड हीट, या यू कैन से एग्जॉस्ट, है ना।
आप इसको एग्जॉस्ट का नाम भी दे सकते हो, मतलब आप समझ जाएंगे। रिजेक्टेड है तो नेगेटिव, सप्लाई करोगे तो पॉजिटिव। ये इसका एक फ्लो डायग्राम आप देख सकते हो। मतलब इस टाइप के इसमें मल्टीपल इंजन आप कनेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल साइकिल आप यहाँ पे बना सकते हो, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक आप समझ लो, फिर उस टाइप का आप कर लोगे। तो यार एक बात बताओ, इस इंजन को चलाने के लिए इनपुट क्या दिया, Q1, आउटपुट में क्या मिला, वर्क, है ना। एग्जॉस्ट में फिर क्या मिला आउटपुट में, जो एग्जॉस्ट हो गई एनर्जी, जो रिजेक्ट हो गई, जो हमारे यूज की नहीं थी, वो थी Q2। तो इसमें दी हमने Q1, बाहर निकली दिस एंड दिस, तो एनर्जी कंजर्वेशन। सप्लाई की Q1, रिजेक्ट हो गई Q2 और आउटपुट में मिला वर्क। तो यार वर्क निकाला जा सकता है यहाँ से Q1 माइनस Q2। यूनिट्स का बस ध्यान रखना है, जब न्यूमेरिकल करोगे एक जैसी यूनिट यूज करनी है, जूल है तो जूल, कैलोरी है तो कैलोरी, मतलब जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा ही बनाना है अपने आप को। ओके, तो यहां से वर्क निकाला जा सकता है। अब यार मार्केट में कोई भी एफिशिएंसी, कोई भी इंजन, कोई भी मशीन बनाई जाती है तो उसकी एफिशिएंसी चेक करते हैं ना बॉस। सो वी हैव टू कैलकुलेट एफिशिएंसी। ओके, सो एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, एक्चुअली हीट इंजन की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, वही सेम प्रोसेस, आउटपुट ओवर वी हैव टू डिवाइड बाय इनपुट। तो एफिशिएंसी हीट इंजन की क्या होगी भी, आउटपुट में क्या मिला आपको, ऑब्वियसली वर्क। इनपुट क्या दिया आपने, Q1। फर्स्ट रिलेशन टू यूज, ओके, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, फर्स्ट रिलेशन, ये आपने याद रखना ही रखना है ना, सब कुछ आपको होना चाहिए। और वर्क, अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करो तो वर्क आपने निकाला है Q1 माइनस Q2 ओवर Q1, इससे डिवाइड करो तो आप लिख सकते हो 1 माइनस Q2 बाय Q1। यू कैन राइट सेकंड एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी को आप लिख सकते हो वर्क अपॉन इनपुट इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और आपको पता ही है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेंपरेचर के, तो Q2 लोअर टेंपरेचर T2 पे सप्लाई हो रही है, तो 1 माइनस इसकी जगह लिख सकते हो T2 बाय T1। वेरी इंपॉर्टेंट दीज टू एक्सप्रेशंस, ये भी एफिशिएंसी का फार्मूला, ये भी एफिशिएंसी का इन टर्म्स ऑफ टेंपरेचर्स, और ये भी ऑब्वियसली। ये दो फार्मूले बहुत यूज होते हैं, आप इनको इक्वेट कर सकते हो क्योंकि ये आपस में इक्वल है, एक ही तो वैल्यूज है यार। ये वर्क और एनर्जी के टर्म्स में, टोटल एनर्जी के टर्म्स में, टेंपरेचर के टर्म्स में, टेंपरेचर केल्विन में लेने हैं बॉस, ध्यान रखना, ठीक है। So this is important concept. This is all about heat engine। इतना सा बेसिक भी अगर आप करके जाओगे वहां पे, इतनी डिटेल एनालिसिस लेके जाओगे तो यार बहुत चांस है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस ये याद रखना आपने, है ना, हीट इंजन के बारे में। और हीट इंजन की इसकी एफिशिएंसी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, हीट इंजन की कार्नोट की एफिशिएंसी हमेशा टेंपरेचर के टर्म्स में होती है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। और इसकी एफिशिएंसी इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि किसी हीट इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट से ज्यादा हो गई, तो दैट टाइप ऑफ इंजन इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी आपने याद रखना है। ओके, तो यार इसी के रिवर्स प्रोसेस में काम करता है रेफ्रिजरेटर, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से, फिर इनको मिक्स करते हैं। कभी कभी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और ऐसे टॉपिक में छोड़ने नहीं चाहिए वो स्काई को, इसीलिए क्योंकि इसके आने वाले क्वेश्चंस इजी होते हैं। और हमने क्वेश्चंस में टफ और इजी का मतलब हमें इजी तो ढूंढना है जो हमसे हो जाए, जो हमारा स्कोर मेंटेन कर सके, क्योंकि हमारा टारगेट है 60+। तो हमने वो टॉपिक उठाने हैं जिससे हम इजीली क्वेश्चंस कर सके। ओके, यही स्मार्टनेस है, यही तो स्मार्टनेस है एक्चुअली। ओके भाई, जो टफ है वो तो सबके लिए टफ है एक्चुअली, है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे हीट इंजन का रिवर्स। ओके, रिवर्स जो मशीन है उसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। ओके गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हाउ यू कैन अप्लाई दिस कांसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इजी क्वेश्चन आते हैं, मैं बोल रहा हूं आपको, इससे आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बॉस, ठीक है ना। तो चलो जल्दी से देख लेंगे। यू जस्ट रीड द प्रॉब्लम, क्वेश्चन आपको गिवन है क्लियरली, और इसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उन्होंने पहले ही लिख ली, और जल्दी से हम क्वेश्चन को उड़ाते हैं। ओके यार, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हीट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी है 1/6, ठीक है। When the temperature of the sink reduced by 62 Kelvin, जब सिंक का टेम्परेचर 62 केल्विन से कम कर दिया जाता है तो उसकी एफिशिएंसी हीट इंजन की डबल हो जाती है इनिशियल से। तो बताओ सिंक का और सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ओके, तो व्हाट आर द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक, ये आपसे पूछा गया है वेरी वेरी क्लियरली। तो हाउ वी कैन सॉल्व, आराम से कर लेंगे बॉस। तो जो एफिशिएंसी गिवन है, कंडीशन नंबर 1 अप्लाई करो। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 अप्लाई करो, जो गिवन है अप्लाई करो। भाई एफिशिएंसी होती है इंजन की 1 माइनस T2 बाय T1, ये दे रखी है 1/6। 1 माइनस T2 इज व्हाट गाइस, T2 इज व्हाट, T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक एंड T1 इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, एज इट इज लिखना पड़ेगा ना। ओके, फिर क्या करूं, T2 बाई T1 की वैल्यू निकाल लेता हूं यहां से। तो T2 बाई T1 कितना आ रहा है, 1/6, तो ये आएगा 5/6। अब चेक करो, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है सर। अब उसने बोला है दोस्तों यहाँ पे कि अगर हम ऐसा करें कि सिंक का टेम्परेचर
62 केल्विन से कम कर दे तो ये एफिशिएंसी हो जाती है। तो पुट करो ना यार, ईटा 2 कितनी हो जाएगी, 2 into 1/6 यानी 1/3 ऑब्वियसली। तो ईटा 2 को लिखोगे कैसे, ईटा 2 को लिखोगे 1 माइनस T2, पहले था अभी 62 कम कर दिया है और T1 एज इट इज रहेगा, कूल। तो ईटा 2 कितनी आ गई, 1/3 इक्वल टू 1 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो T1 से भी, तो ये T2/T1 आएगा, आप देख रहे हो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 62/T1 आएगा। ओके, इसकी वैल्यू आपको पता है, देखो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1 माइनस T2/T1 दैट इज 1/6, ये गिवन है। तो दिस इज 1/3 इक्वल टू 1/6 प्लस 62/T1, इसको इधर लेके आएंगे तो 1/3 माइनस 1/6 इक्वल टू 62 एंड बाय T1 चेक करो यार, तो कितना बन रहा है, देखो एलसीएम कितना आएगा, 6 यानी 1/6 ऑब्वियसली, ठीक है, ये कितना बनेगा 1/6 एंड दिस इज 62/T1। नाउ T1 is what, 62 into 6 यानी T1 कितना आ रहा है बॉस, 6 दूनी 12, 6 चंग 36, 37, 372 केल्विन। So here is 372 Kelvin. Now you can see, आप एक बार चेक कर ले बॉस, ठीक है, क्लियरली। अगर T1 आ गया तो ऑब्वियसली T2 निकाल सकती हो ना, यहाँ से निकालो, देखो तो T2 कितना आएगा, 5/6 into T1, so this is 5/6 into T1, T1 कितना आता है 6 into 62, मैंने as it is लिख दिया क्योंकि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, देखो तो ये आएगा 5 into 2 10, 5 30 31, यानी T2 आ गया 310 केल्विन। सिंक का टेम्परेचर कम, सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा, होता भी यही तो है ऑब्वियसली, हाई टेम्परेचर पे हीट सप्लाई होती है, लो टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट होती है। केल्विन में आंसर है, ऑप्शन चेक करो, डिग्री सेल्सियस में दे रखे हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द आंसर इन केल्विन देन कन्वर्ट इन डिग्री। अगर आपने डिग्री में निकाल लिया ना दोस्तों, व्हाट यू हैव टू डू दैट इज, अगर आपने T1 निकालना है तो भाई ये केल्विन में है, तो 372 माइनस 273 करो ऑब्वियसली, तो कितना आएगा देखो T1 है ना, 273 आप करो, सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू बताओ। सिमिलरली T2 आपने निकालना है, T2 आया आपका 310 एंड माइनस 273 करो, और T2 भी यहां से आप फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू बताओ और अपनी वैल्यू मैच करा लो। ओके दोस्तों, तो आंसर आप निकाल चुके होंगे यार। फर्स्ट आंसर आपका आ गया 99 डिग्री सेल्सियस, सेकंड आ गया 37 डिग्री सेल्सियस ना। ओके, तो यार आपने सीख लिया है कि इससे आने वाले क्वेश्चन सीरियसली इजी होने वाले हैं और आप उनको क्रैक करके आओगे डेफिनेटली, तो इनकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस बेसिक कंसेप्ट आप सीख के जाने हैं और बढ़िया से इस चैप्टर को आप करके जाएंगे। अगर इससे क्वेश्चन आते हो भाई गलत नहीं होना चाहिए, इतने कम टाइम में इतने बढ़िया तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओगे तो पक्का डेफिनेटली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइस। ओके दोस्तों, बात करते हैं हम रेफ्रिजरेटर की, जो कि एक रिवर्स हीट इंजन माना जाता है, मतलब हीट इंजन के रिवर्स में काम करता है रेफ्रिजरेटर। तो लेट्स सी नाउ, सबसे पहले मैं इसका फ्लो डायग्राम देख लेता हूं यार। फ्लो डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए। सपोज करो मैंने यहाँ लिखा रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ओके, तो ये एक रेफ्रिजरेटर है, ओके, और इसको हमने सराउंडिंग और सिंक से कनेक्ट किया। लेट्स सी, जहां से ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उसको हमने बोला सिंक, क्योंकि लोअर टेम्परेचर है। ऑब्वियसली रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, सिंक पे इसका जो टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पे चीजों को रखने की मेंटेन करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और वैसे देखो हीट इंजन में एनर्जी सप्लाई हो रही थी Q2, अब ये रिवर्स कर दो क्योंकि ये रिवर्स होता है, तो इसको रिवर्स करो और ये सप्लाई कर देगा Q1 को रिवर्स करो, जहां पे सोर्स होता है इसको नाम देंगे हम सराउंडिंग। ओके गाइस, इसको नाम देंगे सराउंडिंग। थोड़ा सा मैं फ्लो डायग्राम बनाने से समझा रहा हूं कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाए, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा यार, फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब इमेजिन करो जो हीट इंजन था उसमें वर्क आउटपुट मिलता था, भाई यहाँ पे देना पड़ेगा ना, तभी तो रेफ्रिजरेटर चलेगा, तो वर्क एज ए इनपुट काम कर रहा है। चेक करो रिवर्स है ना, यानी आपने बोला सर रेफ्रिजरेटर की आप बात कर रहे हो, और ये क्या है, रिवर्स ओके हीट इंजन है ये, एक तरीके से रिवर्स हीट इंजन है रेफ्रिजरेटर। ओके, तो वर्क इनपुट का काम कर रहा है, और जैसे रेफ्रिजरेटर चलेगा तो ये सिंक में रखी हुई कोई भी चीज, लेट्स सी कोई भी चीज आपने यहाँ पे रखी, एप्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिया, इससे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इससे एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर निकालेगा। सो ये किसका काम कर रहा है, ये इसका आउटपुट है, ये इसका काम है, जिस वजह से आप इसको लेके आ रहे हो मार्केट से, ये इसका काम है। डिजायर्ड इफेक्ट इसका ये है, हम इससे क्या चाहते हैं, कूलिंग चाहते हैं, तो इससे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो ये अच्छे से टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएगा सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो ये एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है वो हमें चाहिए, वो आउटपुट है, इनपुट हमें देना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। वर्क इनपुट की तरह काम करेगा, Q2 इसमें आउटपुट की तरह काम करेगा, और जो Q1 है ये रिजेक्टेड हीट है,
ये रिजेक्टेड हीट है, नाउ यू कैन सी दिस इज द रिजेक्टेड हीट, मतलब सब कुछ रिवर्स हो गया हीट इंजन का, आराम से अब आप बता सकते हो। बस इतना ही याद रखना होता है, बाकी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब चूंकि रेफ्रिजरेटर है तो उसका सीओपी निकालना पड़ता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको हम बीटा से डिनोट करेंगे, सीओपी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी। हाउ वी कैन राइट, अगेन आउटपुट ओवर व्हाट इज दैट, इनपुट। तो आउटपुट क्या है दोस्तों आपके पास, आउटपुट में मिला आपको Q2 और इनपुट दिया आपने W। तो ये बन गया पहला एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन, क्योंकि आप देख सकते हो इनपुट ये दिया है और इधर से इसमें एंटर कर रहा है Q, मतलब आप लिख सकते हो Q1 अगेन वर्क इनटू प्लस Q2। तो आप वर्क यहां से निकाल सकते हो Q1, एनर्जी कंजर्वेशन यार, आप चेक करो फ्लोट्स का भी यूज कर सकते हो। सो वर्क की जगह में बीटा आपका बन जाएगा Q2 ओवर Q1 माइनस Q2। ओके, ये बन गया एनर्जी के टर्म्स में, टेम्परेचर के टर्म्स में लिख सकते हो। यस, तो भाई Q2 कहां पे है, Q2 है लोअर टेम्परेचर, T2 पे, ये है हायर, यानी दिस इज T1 माइनस T2, यू हैव टू रिमेंबर दिस। This is in terms of temperature, this is in terms of energy and the work done. So always remember T2 यहाँ पे लिखा गया है लो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में और T1 लिखा गया है दोस्तों हाई टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, ये आपको याद रखना है बॉस, ठीक है। तो इस पे जो क्वेश्चन आएगा भाई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अपनी टेंशन नहीं लेने का, बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में यहाँ बता देता हूँ। व्हाट इज दैट सर, रिलेशन। इस पे क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, बिटवीन ईटा एंड बीटा, मतलब एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर में रिलेशन इंपॉर्टेंट, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सर कैसे बनाएंगे भाई, एफिशिएंसी क्या होती है 1 माइनस T2 बाई T1 देखो, और बीटा क्या होता है आप चेक कर सकते हो T2 बाई T1 माइनस T2। ओके, इनको रिलेट करो और ईटा बीटा में रिलेशन बना दो। तो यहाँ पे 1 माइनस T2 बाई T1 है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो T2 बाई T1 इक्वल टू 1 माइनस ईटा, और इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो T2 बाई T1 बनाओ, T2 एज इट इज रखो, नीचे से T1 कॉमन लो, अंदर बचेगा 1 माइनस T2 बाई T1। अब आप ध्यान से देखो, ओके, सो बीटा कितना हो गया आपके पास T2 बाई T1 1 माइनस ईटा डिवाइड में 1 माइनस T2 बाई T1 दैट इज ईटा, एंड हियर इज द रिलेशन। इसको और अच्छे से लिखना है तो आप लिख सकते हो डेफिनेटली 1 बाई ईटा माइनस 1, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बॉस कितने भी इजी भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस तरीके से आपने सॉल्व करने हैं, ये इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट है। तो यू जस्ट रिमेंबर द रिलेशनशिप बिटवीन द बीटा एंड ईटा एज वेल, एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी तो भी सॉल्व कर लूंगा यार। अब यार देखो, ये इतना टफ कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता, बहुत इजी माना जाता है, इस पे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो गलत नहीं होने चाहिए। फॉर्मूले आपके सामने क्लियर है, एफिशिएंसी के भी और रेफ्रिजरेटर के भी।